अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, इस हुकूमत के ऊपर रिपीटेडली ये इल्ज़ाम लगता है कि पॉलिटिकल बायस शो किया जा रहा है, इसके अलावा विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। आज एक और डिबेट जो खड़ी हुई है वो यही है कि गुज़श्ता रात शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी सामने आई और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से रात गए अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी में बैरिया टाउन जो उनकी रिहाइश का जहाँ पर है वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया, मेडिकल चेकअप करवाया गया उसके बाद। और मालूम ये हुआ कि ये जो मुकदमा है पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर हैं राजा इनायत, उनकी मुद्दत में दर्ज करवाया गया है। और साथ ये बाद में इसका भी इल्म हुआ कि जो FIR है उसमें मुद्दई ने यह कहा है कि साजिश के तहत जो है ये सारा बयानबाजी का जो एपिसोड है ये करवाया गया। इसके अलावा ये भी प्रिटेक्स्ट बनाया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब के ख़ानदान के लिए एक थ्रेट पैदा किया जा रहा है इस तरह के बयानात से, इसीलिए शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। और 30 जनवरी को ये दरख्वास्त पुलिस को मौसूल होती है। इसको कंडेम किया है PTI के रहनुमाओं की जानिब से भी। और इसके अलावा शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, इसके अलावा जो मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया गया। साथ साथ ये भी कि 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर शेख रशीद साहब को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई, अगर उसकी बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद किया है और इलेक्शन कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इसको दुरुस्त करार दे दिया गया है। इसके अलावा शो कॉज नोटिस जारी करने का जो अमल था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको भी जस्टिफाई किया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सना मिर्ज़ा साहब तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सदीकुल फ़ारूक साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी जिस तरह से रात गए अमल में आती है और ये एक सीरीज़ चली आ रही है, क्योंकि इससे पहले आज़म स्वाति साहब की बात करें, शहबाज गिल साहब की, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी होती है और अब शेख रशीद साहब की बारी आ चुकी है। तो हुकूमत इससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, PTI का क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हुकूमत से मुराद अगर आपकी ये कौन सी सूबाई हुकूमतें या ये जो वफाक की इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर ये वाज़े तौर पर ये आके इंटीरियर मिनिस्टर या इनको आके प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि इनको फिर किसने अरेस्ट किया है, किन के कहने के ऊपर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने की तरफ माशाल्लाह से बड़ी ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शौकिया जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क में शौकिया नारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल ऐन उसी तरह जिस तरह इन्होंने, ठीक आप आज की डेट में जब हम बात करें और 1 साल पीछे जाके देखें, इस वक्त आज की डेट में 1 साल पहले मुल्क की हालात क्या थे और आज 1 साल के बाद मुल्क की हालात क्या है, तो आपको इनकी कलई खुल के सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान को सोचे समझे मंसूबे के तहत जो हम कहते थे कि ये साजिश की रचाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त आज वो हकीकत का रूप धार चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर वो मुल्क जो ठीक है दहशतगर्दी थी, हम टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ मुल्क को लेके गए। पाकिस्तान में हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही थी, मुल्क में अमन भी था और ग्रेजुअली हम खुशहाली की तरफ भी बढ़ रहे थे। 10 रुपए 12 रुपए जो कि इंटरनेशनली जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था बढ़ाने के ऊपर, जिस तरह से ये खोखला टोला वावेला मचाता था और जिस तरह से खोखली किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती थी, आज इस वक्त इस मुल्क का आम आदमी, खास आदमी, गरीब आदमी पैसों के इवज पेट्रोल खरीदने से कासिर है और पैसे लेके पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लोगों की अमवात हुई कि वो आटा खरीदने गए, पूरी कीमत पे खरीदने गए और लोग मर गए। ये वाली सिचुएशन, ये जरूर होता है कि गरीब लोग फ्री में कुछ बट रहा हो, राशन ड्राइव हो, जहां पे कोई फ्लड आया हो, तो ये तो सीन देखने को मिलते ही हैं पाकिस्तान में। मुसर्रत साहिबा, लेकिन जो दरख्वास्त के पीछे जो मंतिक पेश की जा रही है वो यही है कि जरदारी साहब के ख़ानदान को ख़तरा, इस तरह की बयानबाजी प्लान करके की जा रही है, ये साजिश है, ये थ्रेटन कर रहे हैं लोगों को। तो आपको लगता है कुछ वेट है इसमें, क्योंकि शेख रशीद साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो साबित तो शायद उनको करनी पड़ जाए फिर ये? नहीं, देखें, मैं अर्ज करती चलूं कि सबसे ज्यादा अगर इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं खतरा है ना निजाम को भी और इनको खुद को भी, PDM की सारी 13 जमातों को अपने आप से खतरा है। ये इस मुल्क में आग लगा के
देखो मुल्क के अंदर गम और गुस्सा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, विक्टिमाइजेशन, सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिशें और ख्वाहिशें, उसके बाद ताबड़तोड़ महंगाई, और ऊपर से जो ये वाले इकदामात हैं। मुझे ये बताएं कि जरदारी, इसको तो खतरा है एक स्टेटमेंट से, जो कि हकीकत है। मिर्चें क्यों लगी हुई हैं इनको? इस वजह से लगी हुई हैं कि हकीकत है इनके सारे प्लान्स पहले फाश हो रहे हैं, क्योंकि इस वतन के अंदर मुहिब्बे वतन लोग भी बैठे हैं जो इनके सारी जो उम्मीदें हैं और इनके मंसूबे उनके ऊपर पानी फेर रहे हैं। आप, मेरा ये मानना है कि ये जो इन्होंने अमल किया है उसके बाद इनका खतरा बढ़ा है या कम हुआ है, इनकी इज्जत में इजाफा हुआ है या कम हुई है? ये आग लगा के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां करके। मसलन इमरान रियाज खान को पकड़ने के बाद कौन सी नेकनामी खट ली है इन्होंने? एक आदमी मतलब शेख रशीद, जिसने कभी ना इदारों के खिलाफ बात की, वो हक और सच पे मबनी तज्जिए देते रहते हैं, सियासी और लाइटर वे में पॉलिटिकल तज्जिए देते हैं, उनको आपने, उनकी देखे फॉलोइंग तो है ना, उनके हल्के में भी है, पाकिस्तान में भी है, ये सारा कुछ करके क्या आपने खट ली है? किन नफलों का सवाल है? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इसका मैं जवाब ले लेता हूँ। अमर गुस्सा तो बढ़ेगा ना। इसी तरह शरीफ खानदान भी जब भी इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है या करेगा, जो कोई भी इनके पीछे है या जिस वजह से भी कर रहे हैं, जो भी मुहर्रकात है, उसका नतीजा अच्छा नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। सही जवाब ले लूं, इसका जवाब ले लेते हैं। सदीकुल फारूक साहब, आपसे ये सवाल के इंतकामी कार्रवाई का दोबारा से इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत के ऊपर, और ये चौथे रहनुमा हैं जो कि पीटीआई की अलायंस में हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया आपके दौर के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर ये गिरफ्तारियां सामने आई हैं। तो अब सर क्या जवाज़ है ये बात करने का कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, जब आप पीटीआई को ब्लेम करते रहे हैं जो उनके दौर में नैब ने आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ की? बहुत शुक्रिया। हमने, चाहे वो शेख रशीद हो या दिल हो या कोई और हो या इमरान खान, हमने 15 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं बनाया। हमने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की तरह इनके खिलाफ किसी के आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनाया। 10 महीने हो गए हैं। हमने, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ आर्म ट्विस्टिंग के लिए, वफादारियां तब्दील करने के लिए, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना जी? खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा तो बना ना? खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा बना, जिस बुनियाद पर बना, वो सामने है। और फिर वो अदालत, हमने उन्हें उठा के जेल नहीं डाला ना। अब तो इनके वजीर, इनके खुद सदर ने कहा कि नैब ने जो है वो गिरफ्तारियां की नाजायज। इनके सदर ने कहा कि अपना आम इंतखाबात में इनकी मदद की गई, बाजवा साहब ने मदद की, सेनेट इंतखाबात में मदद की, तो इनकी तो रिप्रेजेंटेशन ही जाली थी। सदर मुमलिकत ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो बात कि 2 सूबों में इनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत, 7 ही दिन तो हुए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी है। उनसे पहले ये सारा कुछ क्या होता रहा? ये जो दहशत गर्दी की जिसका जिक्र आज कर रहे हैं, ये जो बड़ी है, तो पिछले साल 400 और 60, 360 या 70 पुलिस वाले KPK में दहशत गर्दों ने शहीद किए। वहां हमारी हुकूमत नहीं थी। 420 अरब रुपए 10 साल में इनको पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूत करने के लिए दिए गए। वो तो आप पूछ रहे हैं ना कि वो कहाँ आपने खर्च किए। ये आपने जो 9.5 साल हुकूमत KPK में की, उसने ये सारा किया। तो ये जो टेररिज्म से टूरिज्म, कौन सा टेररिज्म और कौन सा टूरिज्म? एक टूरिज्म, मरी में कितने लोग आपने एक दिन में जो है 1.5 दिन में शहीद हो गए। कौन सा टूरिज्म आपने किया? कहाँ टूरिज्म रिजॉर्ट्स आपने बनाई? गिलगित बल्तिस्तान में कितने पैसे लगाए टूरिज्म के लिए कि वहां लोग आए? इसलिए बातें अपनी जगह, हकायक अपनी जगह। मुकदमा जो दर्ज हुआ है आपने बता दिया किसने दर्ज कराया है। यानी आप बयान दें शेख रशीद, मैं शेख रशीद और मैं इसी शहर के, मैं उन्हें स्टूडेंट लाइफ से जानता, इसलिए मुझे मालूम है कि शेख रशीद क्या है। शेख रशीद का क्लिप तो चलाने जिसमें वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की है, लेकिन मैं नाम लोगों के नहीं बताऊंगा। तो जब आप ये करें, हर पार्टी में कुछ जियाले होते हैं, वो अगर कुछ PTI के कुछ जियाले 2, 4, 10 उठे
और बंदूक पिस्तौल लेके आसिफ जरदारी पर फायरिंग कर दें, खुदा न खास्ता उन्हें नुकसान पहुंचे, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, लेकिन क्या इस बयान के बाद शेख रशीद साहब से गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेके उनको शामिल तफ्तीश ना कर लेती कि आप हकायक हमसे शेयर करें, ना कि मुकदमा बनता और रात को 1 बजे के बाद उठा लिया जाता उनको? मोहतरम, मैं आपसे समझने के लिए पूछूंगा कि हुकूमत का क्या मतलब है आपका? नहीं, हुकूमत का यही मतलब है कि अगर इमरान खान साहब एक मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद, तो वो आपको एक्यूज कर रहे हैं कि आप होने नहीं दे रहे। वो मुझे ये बताइए कि वहां पंजाब में हुकूमत किसकी थी? बेशक, लेकिन खान साहब ने उस पर इख्तियार किया। यार खान साहब कोई अगर ये कहे कि कौवा सफेद है तो आप मान लेंगे कि जी चूंकि फलां कह रहा है इसलिए कौवा सफेद होगा। और भाई आपकी अपनी हुकूमत है। परवेज इलाही ने ये बात रिकॉर्ड पर मीडिया के सामने कही कि मैंने खान साहब को जाके समझाया कि आप एक सर्विंग जनरल को FIR में शामिल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ फौज अपना ट्रायल कर सकती है, उसे FIR में हम नामजद नहीं कर सकते। ये उनके वजीर आला ने उन्हें बताया है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उन्होंने JIT बनाई है और उसमें 3 दफा नीचे वाले SSP और SP वो तब्दील किए हैं, तो उनकी हुकूमत ने तब्दील किए हैं या नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या सिद्दीकुल फारूक ने तब्दील किए हैं? हमारा क्या कसूर है भाई? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इस पे इंडिपेंडेंट टेक भी ले लेते हैं। सना साहिबा, आपसे ये सवाल कि आपको लगता है जेन्युइनली शेख रशीद साहब ने जो ऑफेंस किया था वो इस तरह के एक्शन से ही जस्टिफाई होता है, या फिर आपको ये लगता है कि ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर ही हमारा इतना टॉक्सिक हो गया है कि सिर्फ इंतकामी सियासत है, जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन को दीवार से इसी तरह लगाता है जैसे हो रहा है? थैंक यू सो मच मुजम्मिल। मैं बड़ी कोशिश करती रही, आपके जो दोनों रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, सिद्दीक साहब की भी और मुसरत साहिबा की भी, लेकिन मैं इन दोनों के जवाबों में आपके सवाल का जवाब ढूंढती रही कि आखिर जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब है या फिर नहीं। लेकिन इसमें दोनों में मुझे ना का ही एलिमेंट मिला। देखिए, जहां तक शेख साहब की बात है तो मुसरत साहिबा की ये बात दुरुस्त है कि वो बड़ी लाइटेड साइड पे बहुत कुछ कह देते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया गया, मैं उसको कंडेम इसलिए करती हूँ कि देखिए 16 बार वो वफाकी वजीर रही हैं, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। फिर मैं उनको जाती तौर पर बड़ा रंगीन किस्म का सियासतदान समझती हूँ। हमारी सियासत में जो रंगीनी है, जो एक लाइटेड साइड का कल्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें शेख साहब सरे फहरिस्त आते हैं। लेकिन इस तमाम चीज से कतई नजर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और वो खान साहब का जो स्टेटमेंट था उसको एंडोर्स करता था। और उन्होंने खान साहब के बोलने से पहले अगर आप इसका बैकग्राउंड जाने तो उन्होंने खान साहब के बोलने से पहले पब्लिकली इस स्टेटमेंट को पास किया था और फिर उन्होंने वसीम बादामी के एक शो में दोबारा इस चीज को एंडोर्स किया था। और उन्होंने, अगर आप उस इंटरव्यू को सुने तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि वो नाम भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। एस्टैब्लिशमेंट उनके पास कोई बंदा भेजे और उस बंदे को वो ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अब आपको भी शायद ये पता होगा कि जब उनको इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद 2 दिन तक बुलाया गया तो शेख रशीद साहब पेश नहीं हुए और उसके बाद उनकी तरफ से एक रिटन जवाब जो है वो उनके वकील की तरफ से जमा करवाया गया है। और अगर हमारे सुनने वालों और देखने वालों को ये पता हो तो उस रिटन जवाब में उन्होंने बड़ा लंबा यू टर्न लिया है और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो इंफॉर्मेशन खान साहब ने मुझे दी थी मैंने उसी इंफॉर्मेशन की बिना पर पब्लिकली भी और उस इंटरव्यू में भी क्लेम किया। तो अब इसका मतलब यह है कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से हमेशा से डेडलाइंस देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर यू टर्न उस पर ले लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने वो पैंतरा बदला कि उन्होंने पहले ये कहा कि जी मुझे पता है और उसके बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन में यानी कि वो पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं। लेकिन वो जो ये जुडिशियल मसले हैं, जो क्या इस हवाले से जो मसले हैं जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना है उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो जो खान साहब ने बताया मैंने उसी के ऊपर जो है पब्लिकली भी और इंटरव्यू में भी बात की है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारा मलबा जो है वो खान साहब के कंधे पे रख दिया है जी। अच्छा, अब दूसरी बात मुसरत साहिबा ने की कि जिस तरीके से और आपने भी जिस तरह कहा कि जी 4 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। मैं मुसरत साहिबा से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो एक लंबी फहरिस्त थी नून लीग के सियासतदानों की। ये मैं कोई नून लीग की साइड पर खड़े होकर नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक आपको बता रही हूँ। शाहिद खाकान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को तो छोड़ दें, फवाद हसन फवाद साहब, अहद
चीमा साहब, ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिनको अरेस्ट किया गया, जेलों में रखा गया, ये किस किस पैराए में हुए, मैं अभी उस डिबेट में तो जा ही नहीं रही हूँ। सहाफियों पे अगर आए तो मतीउल्लाह जान साहब, इमरान शफकत साहब, असद तूर साहब, मोहसिन बेग साहब, अफसार आलम साहब, इसके अलावा भी शायद कई ऐसे होंगे जो मेरे पास इस वक्त में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो बहुत से सियासतदानों को जेलों में रखा गया, जिसमें से 99% नून लीग से थे, सहाफियों तक को भी नहीं छोड़ा गया। अभी एक इमरान रियाज साहब जिस तरह उनको अरेस्ट किया, मैं इसकी 110% कंडेमनेशन करती हूँ, नहीं होना चाहिए। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या माजी की भी तमाम सियासी जमातों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसको जिस तरीके से भी सिस्टम को लेके चलना है, इसको एक लीगल तरीके से लेके चलना चाहिए। मतलब इससे डिड्यूस फिर यही करें कि जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट में ये सब होता रहा, उसी तरह पीडीएम की रविश भी सेम है, कोई फर्क नहीं। उससे पहले की साबका हुकूमतों में भी होता रहा। नून लीग के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर केसेस बनते रहे। ये तो हमारे यहाँ अजल से यही मसला रहा है कि जो जमात इक्तदार में आती है वो दूसरी जमात को चुप करवाने के लिए, उन तमाम हलकों को चुप करवाने के लिए जो उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सहाफी बरादरी हो, चाहे कोई भी बरादरी हो, चाहे सियासतदान हो, उनको इसी तरीके से अरेस्ट करते हैं, क्योंकि हम कभी भी सिस्टम को ठीक नहीं करते। और दूसरा, मुख्तसरन जो शेख रशीद साहब की बात है, उन्होंने करना ही ये था। उन्होंने पिछले चंद दिन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स और यू टर्न्स लिए हैं, तो जो कुछ उन्होंने कहा वो एकदम उससे स्टेप पीछे हट चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट में उन्होंने जवाब जमा करवाया, उस जवाब के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आया शेख साहब क्लेम किस बिना पर कर रहे थे, और अगर उन्होंने वो क्लेम सही किया था तो फिर उस रिपोर्ट में जो उन्होंने आंसर अपना जमा करवाया उसमें उनको बैकआउट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल स्टैंड करना चाहिए था उस पर। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुसर्रत साहिबा, आपसे फिर यही सवाल कि अगर ये चीज़ गलत है जो अब हो रही है पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ, शेख रशीद साहब के खिलाफ, तो आपके दौर में भी ये बरकरार रहा और आपने उसका जवाब ये दिया कि नैब इंडिपेंडेंट है, वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो हुकूमत भी अब यही कहती है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, इस्लामाबाद पुलिस इंडिपेंडेंट है, तो उसका भी जवाब वैसा ही हो गया। फिर फ़र्क क्या है? नहीं तो बनाना रिपब्लिक में ऐसे ही होता है ना, सब इंडिपेंडेंट। मेरा सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं, एक तो ऐसे केसेस जो वाकई किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो, वो चाहे पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, कहीं से भी हो, उसकी तो एफआईआर भी होनी चाहिए और अंदर भी जाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। रूल ऑफ लॉ की तो हमारी सारी स्ट्रगल है, हकीकी आजादी क्या है। बट माय पॉइंट इज कि केसेस क्या हैं भाई, इनके खिलाफ 99.9% जिन केसेस के तहत इन लोगों को अंदर जाना पड़ा वो करप्शन केसेस है, और जो दोनों जमातों ने एक दूसरे से खिलाफ बनाए हुए थे, नैब के केसेस थे, हमारे से पहले बने हुए थे, एक आध केसेस को छोड़ के। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसका मतलब ये है कि कभी किसी को कोई भी करप्शन कर ले, कोई भी जुर्म सरजद हो जाए, खैर अभी तो NRO 2++ इनको मिल गया, अब तो खैर जा ही कोई नहीं सकता, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, नैब कवानीन की अमेंडमेंट से पहले, तो नेचर ऑफ केसेस देखना जरूरी है। विक्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सियासतदान मुबर्रा है, आइन से बाला तार है, किसी को नहीं जाना चाहिए। नो, मेरे खिलाफ 7 से ज्यादा एफआईआर ऐसी हैं जो दहशतगर्दी की दफात लगी है, 780A की हैं। क्या मैं दहशतगर्द हूं? मैंने कहां कानून हाथ में लिया, मुझे बता दिया जाए। मेरे मियां के खिलाफ बॉम्ब बनाने का पर्चा झंग में दर्ज किया गया। क्या हम बॉम्ब बनाते हैं? और अगर बनाते हैं तो फिर वो केसेस क्यों खत्म हुए? सवाल ये है, हम ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, जहां हम राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ आपकी गवर्नमेंट में, वो रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ था। मेरी अर्ज सुन ले, उसमें मैं ये कहती हूँ कि ये जितने भी आपने सहाफी करते हैं, सुन लेना जी, सुन ले, मेरी बात कंप्लीट होने देना, मैं बीच में नहीं, मैंने आपको सना जी टोका। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कुछ और एक्स फैक्टर्स भी हैं जिसमें ये सियासतदान हमें फिक्स करते हुए उन एक्स फैक्टर्स का जिक्र नहीं कर रहे। क्या मतीउल्लाह जान को हमारी गवर्नमेंट ने पकड़ा था? हमने उसको रिलीज कराने में फौरन आवाज उठाई थी, उसके ऊपर नोटिस लिया था। बाकी जिन सहाफी हजरात के आपने नाम लिए हैं ना, वो हमने नहीं पकड़ा था, सबको पता है। उसके आप मतीउल्लाह जान की स्टेटमेंट पे तो ये आप देखें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ये तो कहना आसान है ना, अब वाली गवर्नमेंट भी ये कह सकती है कि सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई हम नहीं कर रहे। नहीं, देखे हमने तो देखे, वो तो मरियम तो खुल के स्टेटमेंट्स दे रही है। मरियम ने तो जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद के ताबूत के साथ किया, ढका छुपा नहीं है, वो तो खुल के बात करती है। हमने तो उल्टा इसके खिलाफ बात की थी कि ये नहीं होना चाहिए, और जो बंदे अरेस्ट हुए थे उनकी बात पे ज्यादा यकीन करें सिवाय मेरी स्टेटमेंट के। उन्होंने बताया था कि उनको किस किस तरह से कौन से कलर के वीगो डाले आए थे जिन्होंने उठाया था। हमने इसके मुसर्रत साहिबा, अगर एक गवर्नमेंट, बिल्कुल देखें ना, अगर एक गवर्नमेंट अपना रेट ही इन्फोर्स नहीं कर पाती तो जो भी आकर किसी को ले जाए तो उस पर ऑनस तो आपके ऊपर आता है। दूसरी बात ये कि हामिद मीर साहब ने, एक मिनट, हामिद मीर साहब ये कोर्ट कर चुके हैं, रिपोर्ट भी कर चुके हैं
कि अबसार आलम साहब का केस जब मैंने पुट किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ये मालूम ही नहीं है कि उनको गोली लगी है, तो वो उससे लाइल्म निकले। तो अगर उनके दौर में या पीटीआई के दौर में सहाफ़ियों पर जो हुआ उससे इमरान खान लाइल्म है, तो कार्रवाई किसने करनी थी? इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा जो निजाम है वो कितना मोहताज होता है। दूसरी जो अब दो फर्क तरह की बातें हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब भी जहां कहीं भी, इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थी, ये साथ शामिल गुनाह हैं। मैं मसलन राना सनाउल्लाह की बात, जो हीरोइन है, वो केस किसने बनाया था, अरेस्ट किसने किया? शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था मेरे पास तमाम एविडेंस है, मैं प्रोड्यूस करूंगा, और कुछ भी नहीं हुआ। जान अल्लाह को देनी है वाला जुमला भी बोला था उन्होंने। मैं इस पे पॉइंट करना चाह रही हूं। ये फिर सबको मुर्दे इल्जाम ठहराए ना, ये आधा फैक्टर उसको क्यों कर रहे हैं? उनके साथ बैठ के एक और भी शख्सियत थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने ये सारे सबूत उनको उनके सामने रखे। तो मैं आपकी आधी बात से अगर मैं इत्तेफाक करी तो आधी से ये भी तो ना, अच्छा, सबका नाम लेना, मतलब आपकी उसमें आधी इन्वॉल्वमेंट थी, आप ये कह रही हैं? ठीक है सना साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? पॉइंट मैं मुसरत साहिबा के साथ खड़ी हुई थी, बिल्कुल इसमें नहीं, मैं मुसरत साहिबा के साथ खड़ी हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। जब तक कोई चीज कोर्ट में साबित ना हो जाए आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते हैं। और सियासी जमातें जब इक्तदार में आती हैं तो वो साबका जो हुकूमती जमातें होती हैं उनके ऊपर झूठे केसेस बनाती हैं। इस चीज में मैं मुसरत साहिबा के साथ खड़ी हूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि देखिए, अरशद शरीफ साहब शहीद जो है, उनके हवाले से मुराद सईद साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास सबूत मौजूद है और मैं ये बता सकता हूं कि ये किस तरीके से इनको मरवाया गया। खान साहब ने भी कहा था, बार बार उनको बुलाया गया तो वो आज तक उस जो जीआईटी है उसके सामने पेश नहीं हुए, ना ही वो सबूत लेके गए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सियासी जमातों को, जो हमारा लीगल सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट तरीके से केसेस बनाने चाहिए, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। इनको ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदीकुल फारूक साहब, आपसे भी यही सवाल कि फवाद चौधरी साहब का जो केस हो या शेख रशीद साहब का केस हो, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे दौर में जो केस बने वो करप्शन, मॉनिटरी करप्शन पे बेस्ड थे। वो इस तरह नहीं था कि एक बयान मीडिया से उठाया और उसको ट्रीजन के जुमरे में डाल के उठा लिया किसी को। तो वो ये कहते हैं कि ऑफेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत मुख्तलिफ था, जिसको आप सेम केस बना के पेश कर रहे हैं। तो अर्ज करूंगा कि वो 90 दिन के रिमांड की जो बात इख्तियारात दिए गए थे नैब को, नैब के चेयरमैन को किस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया, मैंने तो हवाला दिया। मैंने हवाला इस मुल्क के सदर मुमलिकत का भी दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। अब इससे ज्यादा मोतबर हवाला कोई नहीं हो सकता कि नैब को मिसयूज किया पीटीआई की हुकूमत ने। दूसरी बात, आधे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से आधी जिम्मेदारी इन पर और आधी उन पर। इनके अपने फवाद चौधरी साहब ने कि ये बयान दिया, एक टॉक शो में कहा कि जब ये काबीना में मंजूरी के लिए केस आया तो मैंने मना किया कि ये केस न बनाएं, ये गलत है। तो जब काबीना ने मंजूर किया तो फिर तो 100% जिम्मेदारी काबीना की हो गई ना जी। दूसरी बात, राना इस वक्त फवाद चौधरी है जिस पर देखिए, मैंने भी, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, उसके बाद के मामलात हों, बार बार का मेरा अगवा हो, मैंने ये सारी चीजें बर्दाश्त की हैं। बल्कि मैंने तो अपना मरहूम बल्कि शहीद अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी जेल काटी। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं बिल्कुल न सपोर्ट करूंगा न चाहूंगा कि कोई गैर कानूनी काम किया जाए, लेकिन कम अज कम अगरचे मैंने थोड़ा हवाला दिया, सना मिर्जा ने तो पूरी वो तस्वीर जो हकीकी तस्वीर है 100% सच्ची है वो सामने रख दी। अब ये देखिए इन्होंने किस पर केस बनाए। इन्होंने इनके वो जो अपना बैरिस्टर क्या नाम था जिन्होंने वो एसेट रिकवरी सेट वो सेल वाले, उन्होंने क्या किया, डेली मेल को क्या खबरें दी। आखिर डेली मेल ने माफी मांगी, हर सफे पर हर एडिशन में माफी मांगी उन्होंने। जनाब नवाज शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब जी। फिर जनाब उन्होंने नवाज शरीफ पर ब्रॉड शीट का क्या हुआ, ब्रॉड शीट वालों ने माफी मांगी, हरजाना भी दिया। इसलिए अगर कोई झूठे केस बनाता है करप्शन के नाम से तो इसका ये मतलब नहीं है केस वो सच्चे हैं। आप खुद इमरान खान साहब से
के बारे में पूछे। 250 अरब रुपए जो आरिफ नकवी के हैं वो किसने माफ किए? नहीं, वो उन्होंने कहा था कि आरिफ नकवी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग पे उन पे केस बन गया, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग पे, और फिर वो केस छपा फाइनेंशियल टाइम्स में, तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ भी नहीं गए। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग 250 अरब की, मामूली सी। 50 अरब रुपए आए बरतानिया से काला धन, वो अब तो उसकी एंट्री भी मलिक रियाज की बंद हो गई है वहां। वो 50 अरब रुपए किस तरह वापस किए गए? किसने वापस किए? इमरान खान ने वापस किए। 40 अरब रुपए की करप्शन कोरोना फंड में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी, वो रिपोर्ट ही छुपा ली इमरान खान ने। सदीकुल फारूक साहब, लेकिन देखें ना, जिन केसेस में आपके लिए मुश्किलात थी, आपने नैब का ऑर्डिनेंस पास करके उसमें तमाम मुश्किलात में अपनी जो है वो कमी कर ली और वो वाइप आउट ही हो गए केसेस। जरदारी साहब की बात कर लें, दूसरे केसेस को देख लें, तो एक्यूजेशन तो यही है कि अपने हक में तो लेजिस्लेट कर लिया, लेकिन पीटीआई को दीवार से लगा रहे हैं। सर, मैं इसका जवाब देता हूँ। क्या पीटीआई को नैब के जो 90 दिन का बड़ा आसान था हमारे लिए कि हम उठा के इनको बंद कर देते 90 दिन के लिए हर एक को, हमने उसका फायदा इनको हो रहा है। इल्जाम लगाना कि तुम मुजरिम हो, अपने आप को साबित करो बेगुनाह, ये अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ है, ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये हमारी तमाम अदालतों ने कहा कि ये बात गलत है, ये इसमें से निकालना चाहिए। ये इनके वजीर कानून जो MQM से थे, उन्होंने वो हमारे लोगों के साथ बैठे, पीपल्स पार्टी के केसेस इन्होंने खत्म करवा लिए। जी सना साहब कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जिसका केस आया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जितना फायदा अभी की जो अमेंडमेंट हुई है उससे उठाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया। जब नैब इतना बुरा इदारा था, जब उसकी वीडियोस उसके चेयरमैन की इतनी आती नहीं, आखिर नैब की जरूरत क्या है? हर दौर में हर जो अपोजिशन पार्टी थी उसने कहा जी नैब को खुदारा बंद कर दे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में गई तो नून लीग को कहती रही, बंद नहीं किया। मिर्जा साहब के मौका दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि नैब की जरूरत क्या है जब आपके पास FIA और दीगर इदारे मौजूद हैं? आप आखिर नैब को क्यों रखते हैं? आप इसीलिए रखते हैं कि आप अपोजिशन को टारगेट कर सके। नहीं, अब तो ये किया कि 50 करोड़ से कम का केस ही नहीं चल सकता वहां पे। जी, बिल्कुल जी सदीकुल फारूक साहब, के नैब को हम खत्म करना चाह रहे हैं। हमने नैब के तहत अभी तक PTI के किसी को जो है वो चार्ज नहीं किया, ना उठाया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को बहुत विक्टिमाइज किया 90s में। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे खिलाफ चूंकि नैब के उन ड्रैकोनियन लॉज के तहत मुकदमे बने थे, इसलिए वो खत्म हुए। अभी अगर इनके खिलाफ हमने मुकदमा को कायम किया होता तो वो भी खत्म हो जाता, लेकिन नैब को खत्म होना चाहिए। मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, अब इस पे देखिए इत्तेफाक राय हो जाना चाहिए। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुसर्रत साहिबा, आपसे ये सवाल कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, रिपीटेडली हम ये सुनते हैं, और अब PTI ये बयानियाँ भी पेश कर रही है कि 1 बाय 1 ये गिरफ्तारियाँ इमरान खान साहब तक लीड करेंगी, तो उस पर भी क्या यही समझा जाए कि कोई आपके पास कोई एविडेंस है इस बात का कि खान साहब को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, या फिर ये भी एक बयान की हद तक है, फिलहाल सिर्फ एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है PTI की तरफ से? नहीं, बयानिया तो इसको इसलिए नहीं कह सकते कि देखें जिस तरह से ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, रोजाना की बेसिस पे अपने ही जराए से जानबूझ के एक नई लिस्ट सहाफियों के थ्रू जारी की जाती है कि आज फलां को पकड़ना, आज फलां को। ये बेसिकली सीधा सीधा हैरेसमेंट का केस बनता है, और एक इतनी बड़ी सियासी जमात और उनके इतने बड़े पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर जिनके खिलाफ कोई ऐसा केस फिल वक्त आप मुझे बता दें, ये सारा पैनल बता दें, मंजरे आम पे नहीं है जिसके तहत अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है, पहले अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद माशाल्लाह से एक अच्छा सा केस भी बाद में तैयार कर लिया जाता है, जब पीछे लवाहिकीन फॉलो अप करते हैं, मीडिया फॉलो अप करता है। तो ये जो गैर आईनी, गैर कानूनी और बनाना रिपब्लिक वाला जो सिलसिला जारी है सारी है, इंशाल्लाह हम इससे निजात पाएंगे। हम इस फस्तायत का पिछले 1 साल से मुकाबला कर रहे हैं, डट के खड़े हैं, आगे भी मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जो रूल ऑफ लॉ की हमारी स्ट्रगल है उसको हम किसी सूरत की उससे पीछे इसलिए नहीं हटने वाले बिकॉज आज पाकिस्तानी अवाम हमसे 4 कदम आगे खड़ी है। वो हर सूरत चाहती है कि रूल ऑफ लॉ की बहाली, आइन की, पाकिस्तान के आइन की बहाली, और उसके लिए एक ही वायदा है इलेक्शन। बेसिकली पाकिस्तान, अब खान साहब की तरह गौर करें आप ना, उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड सिर्फ एक है, एक वो जिक्र करते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है आईने पाकिस्तान के तहत कि मैं अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज करा सकूं। उससे पहले वो मुतालबा क्या रखते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर 90 डेज के अंदर इलेक्शन, 2 सूबों के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बनते हैं या नहीं? आयन कहता है कि जी विद इन 90 डेज होने चाहिए। उसके लिए ये खड्डे खोद रहे, हीले बहाने। आज आपने गवर्नर साहब की जबरदस्त किस्म की टेलर मेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली ना, आलीशान किस्म की। इसी तरह पंजाब में भी ये कभी कहते हैं जी आप मुंह खोलते हैं, इलेक्शन ना कराने के अलावा, अवाम की अदालत में ना जाने के अलावा 1000 ये मसले माशाल्लाह बयान करते हैं, बिल्कुल मुफ्तियों की तरह, सियासी मुफ्ती बन के कि जी ये होना चाहिए, हालात ऐसे हैं तो हालात वैसे हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब, केपी की अगर हम बात करें तो 100+ कैजुअल्टीज हुई हैं, वहां पर इलेक्शन का माहौल है आपको लगता है अभी? जी, केपी की अगर हम बात कर लें, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां वहां हो रही हैं, इलेक्शन का माहौल कहा यह जा रहा है कि नहीं है इस वक्त, तो उसमें क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? मेरी अर्ज सुने, पाकिस्तान में माजी में इससे बदतरीन हालात में इलेक्शन हुए। आपको 2008 का इलेक्शन याद होना चाहिए, नंबर 1। और अल्लाह ना करे कि हालात उससे पहले आमरीत थी, बेसिकली मैं आप सुन लेना जी, मेरी अर्ज सुन लेना, आमरीत थी या जो भी था। अब इशू ये है कि शवाहिद है या तशवीश ये है कि इधर से अभी अल्लाह माफ करे अटैक हुआ नहीं है, अभी उनके जनाजे नहीं हुए, अभी उनके कफन मैले होना तो अगली बात है ना, जब वो लहद में जाएंगे हमारे शोधा। लेकिन एक मखसूस सहाफी जो जिनको इनके कॉरिडोर की एक्सेस है, जिन्होंने माशाल्लाह ज्ञान दिया था खान साहब के ऊपर अटैक के बाद के वो मजहबी इंतहा पसंद है, उसने ये बोला है, वही सहाफी तबका ट्वीट कर देता है कि जी हालात बड़े खराब होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकता। वही स्टेटमेंट आ जाती है गवर्नर की। ये तशवीश हमें है कि हालात क्या वाकई ऐसे हैं या पैदा करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन से निजात के लिए। साहब, वो खान साहब वहां पर जाएंगे तो मालूम होगा ना कि वहां क्या हो रहा है, हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? नहीं देखें, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हकायक कौम के सामने रखे जाने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। वैसे तो जब हमारी माशाल्लाह से जियो फेंसिंग जिस तरह से की जा रही थी, लोगों की तो बेडरूम तक की भी माशाल्लाह से ऐसे लगता है कि हमने तो कोई देखे ना देखे, जैसे पहले शबीर देखता था, अब तो एक कोई ऐसा कैमरा है, या वो मरियम साहिबा का कैमरा है, या पता नहीं किनका है, जो हर एक मरियम साहिबा तो खुद एक्यूज करती हैं कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया कराची में। वही मैं कह रही हूँ, या और है, मैंने साथ और भी मार्जिन डाउट का मार्जिन मैंने रखा है। सो पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ आप करें, भले अगर इसमें इर्सफान और ये कोई अगर किसी को लग्जरी इससे मिलती है, तसल्ली और तशफ़ी होती है लोगों की प्राइवेट लाइफ को कैप्चर करने के साथ साथ, इनको भी इन्होंने ही देखना है। क्योंकि पाकिस्तान के जो टैक्स का पैसा है, कर्जों का पैसा है, उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमारे माशाल्लाह इन्हीं सोर्सेज के ऊपर लगती है। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, दिल बड़ा करें, फतह हो या शिकस्त हो, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान है तो सब है। सबको अपने अपने जो जाती मफादात, जाती अना, गरूर, तकब्बुर, किसने किस लैब में जो मंसूबा बनाया उससे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। पाकिस्तान को 22 करोड़ के चेहरों को देखना पड़ेगा। लोग बड़ी तकलीफ में है, लोग बड़े कर्ब में है, लोग बड़ी मुसीबत में है, लोग बड़ी मुश्किल में है। और ये मुश्किलें बढ़ाए मत, अपने लिए भी कौम के लिए भी। इनको कम करने का सोचें, और वो एक ही सोल्यूशन नजर आता है हमें, पॉलिटिकल सोल्यूशन, दैट इज ओनली इलेक्शन। कम अज कम 2 सूबों में तो हर सूरत आईनी तौर पर इनको कराना पड़ेगा। 91 दिन अगर हुए तो आर्टिकल 6 लागू होएगा, जो उसके जुमरे में आएंगे। अगर पाकिस्तान का आयन है, और अगर आयन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो ठीक है, जंगल का कानून है, माइट इज राइट, बनाना रिपब्लिक, जो मर्जी नाम दे दें। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जो बदअमनी की लहर, अगर उसकी बात कर ली जाए, या गिरफ्तारियों की बात की जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए, या फिर जो मुआशी तौर पे बदहाली है, अगर उसको डिस्कस कर लिया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इन तमाम मौज़ूआत पर यह होता है कि इलेक्शन के अलावा इन तमाम चीज़ों का कोई हल नहीं है। इसको डिस्कस करते हैं। सदीकुल फ़ारूक साहब, इलेक्शन की बात की जाती है, बेशक दहशतगर्दी का सवाल हो या फिर मुआशी तौर पर जो पाकिस्तान की फ़िलहाल जो बदहाली चल रही है उसकी बात हो, तो इलेक्शन पर अगर आपको लगता है कि स्टेक होल्डर्स आमादा होना चाहते हैं, एक बड़ी पार्टी सिस्टम में चाहती है कि आप तारीख दें इलेक्शन की, तो इसको अवॉइड करने की सर क्या मंतिक है? इससे पाकिस्तान को कौन सा फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए जी, इलेक्शन तो हर हाल होने हैं और आइन के मुताबिक होने हैं। आइन से मावरा या आइन से लावर्जी करते हुए
इंतखाबात को तो आप नहीं टाल सकते, ये मेरा मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 6 की बात की गई। आर्टिकल 6 इसकी 3 क्लाजें हैं टोटल, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो जाके इसको 10-20 दफ़ा पढ़ें और ये ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि आर्टिकल 6 कहाँ नाफिज होता है और कहाँ नाफिज नहीं होता। मैं आर्टिकल 6 का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हम में से हर कोई कोशिश करता है आर्टिकल 6 का नाम लेके किसी को डराने की, और दर हकीकत वो आर्टिकल 6 उसने मेरा ख्याल है पढ़ा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बहुत सी बातें हुई, पहले तो ये देख लीजिए कि 26 नवंबर को वो अभी 15 दिन या कुछ इतने हुए थे कि वो पिंडी में तो तकरीर करने आ गए थे। अब 26 नवंबर को गुजरे हुए 2 महीने और 1 हफ्ता हो गया पूरे, अभी तक वो 100 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं। वो गए नहीं पेशावर कि जाके उन लोगों के जख्मों पर ये भी मरहम रखें। तो कितने मोहब्बत है उन्हें उन खानदानों से। और ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है 420 अरब रुपए, आप इनका हिसाब इनसे लिया जाएगा कि 10 साल में जो 420 अरब रुपए दिए गए हैं केपी के हुकूमत को, उसने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं जरा हमें बताएं। फिर जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो ये कहेंगे जी ये इंतकाम है, 420 अरब रुपए खा गए हैं आप, कहाँ लेके गए। और बहुत कुछ वहां हुआ है। बाकी जुमा 8 दिन हुए हैं इनकी हुकूमत दोनों सूबों में खत्म हुए हुए, तो जो कुछ इनका अरसा इन्होंने इख्तियार में गुजारा है उसके तो ये जवाबदेह है ना, जो जो खराबियां हुई हैं। तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, इसके अलावा गंदम और चीनी की बरामद हो, फिर दरामद हो, फिर LNG का मामला हो, फिर दवाइयों का मामला हो, फिर जनाब हेलीकॉप्टर के केस में 2 दफा केपी के असम्बली जो है वो NRO दे इमरान खान को। ये मैंने आरिफ नकवी साहब की बात की और सारी बातें, इनका हिसाब भी इमरान खान को देना पड़ेगा। और ये जब इमरान खान और केसेस चल रहे हैं और बड़े आराम से चल रहे हैं, तो ये जब इनको हिसाब देना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। बाकी इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अगर आइन में कोई गुंजाइश है और हालात जो है वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन को कुछ आगे बढ़ाना है, तो फिर शायद ऐसा काम भी हो जाए। आप ये हिंट कर रहे हैं कि जो बात की जाती है कि केयर टेकर सेटअप का जो दौरानी है उसको बढ़ा दिया जाए या टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, वो सारी अफवाहें नहीं है, वैसा पॉसिबिलिटीज हैं, हो भी सकता है। टेक्नोक्रेटिक सेटअप बिल्कुल अलग चीज है, मुझे पता है बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी चह में गोइयां तो हो रही है ना सर। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो गैर आईनी होगा। अच्छा, ये जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है या मरकज में जो हुकूमत है, अगर मामलात ऐसे वाकई हो, देखिए मैं इम्कानात की बात कर रहा हूँ जी, मैं नहीं कह रहा, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि ऐसा ही किया जाए। सदीक फारूक साहब, मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछ लेता हूँ, 2023 इलेक्शन का साल होना चाहिए या नहीं? जी होना चाहिए, बिल्कुल होना। चलें ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सना साहिबा, आपका इस पर क्या टेक है? PTI का स्टांस यही होता है हर इशू के ऊपर जो प्रिवेल करता है कि इसका हल सिर्फ इलेक्शन है। आपको लगता है कि एक तो इलेक्शन के हालात हैं नंबर 1, और नंबर 2 गवर्नमेंट क्या इसको प्रोलॉन्ग कर सकती है केयर टेकर सेटअप को ये जवाब पेश करने के लिए कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या दहशतगर्दी की वेव है? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं पहले तो इस पे ये बता दूं कि इलेक्शन के हवाले से मुझे नहीं पता कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों समझती थी कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। खान साहब ने गलती की और मेरा ख्याल है कि PTI की अंदरूनी तौर पर इस चीज़ को रियलाइज़ किया जा चुका है कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने दोनों असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया है। क्योंकि जो नून लीग की सियासत को समझते हैं, सिद्दीक अल फारूक साहब काफ़ी शरीफ आदमी है, इसलिए शायद वो इस चीज़ को ओपनली नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि इलेक्शन ना तो वक्त पर होने हैं और ना ही 90 रोज़ का जो टाइम पीरियड है उसको फॉलो किया जाए। आपने अगर स्टेटमेंट्स देखे उन दोनों सूबों के जो गवर्नर्स हैं उनके, तो एक सूबे के गवर्नर ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमें इलेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहिए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं। और पंजाब के जो गवर्नर है वो ये कह रहे हैं कि जी असेंबलियां मैंने तो डिसॉल्व करवाई नहीं है, वो वजीर आला ने अपनी मर्जी से की है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करे कि जी इलेक्शन कब होने हैं। तो अब देखना ये होगा कि आया कोर्ट के फैसला करती है कि आया इलेक्शन कब होने हैं, इसके लिए फैसला कौन करे, या फिर ये कि इलेक्शन कुछ टाइम के लिए ना हो। क्योंकि देखिए जो नून लीग, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो जिस कदर स्कैंडलाइज कर दिया जाता है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन की भी जिस तरह आपने बात की कि वो डिसाइड कर लें, खान साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं वो नून लीग के मेंबर हैं, वो हमारे अगेंस्ट हैं, वो बाइस्ड हैं।
वो हमारे हक में फैसला करेंगे ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जब फॉरेन फंडिंग केस 7 साल तक पेंडिंग में रहा और एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख की वजह से वो पेंडिंग में रहा, तो उस वक्त भी नून लीग ये कहती थी कि जी इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माउथ पीस है, क्योंकि उस वक्त वो अपोजिशन में थी। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था कि उस केस का फैसला ना लाया जाए। जब एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हटा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दे दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसने ये कह दिया कि ये तो नून लीग का स्पोक्स पर्सन है और उनका माउथ पीस है। तो मैंने आपसे जिस तरह शुरू में कहा था कि जब उनकी मर्जी के फैसले आए तो उस वक्त उनके लिए वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्टेबल था, और जब नहीं आए तो वो कह सकते हैं इस चीज को कि जी इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद है। ये इलेक्शन माजरत के साथ ना 90 रोज के बाद होने हैं और ना ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत पहले मेरा ख्याल है दूसरे शोज में भी मैं ये बात कर चुकी हूँ, आपके शो में भी इस चीज को मैं सेकंड दोबारा रिपीट करूंगी कि इलेक्शंस जो है, ये जो दोनों जगहों पे निगरान सेटअप आया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा। ये किसी तौर भी 90 रोज में ना पंजाब में इलेक्शन होने हैं और ना ही ये खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। ठीक है, इस पे टेक पीटीआई का लेते हैं। इस हवाले से मुशर्रफ साहिबा, एक तो रिपीटेडली हर कोई यही कह रहा है कि असेंबली डिसॉल्व करके अपने आप को मुश्किल में डाल लिया आपने। खान साहब ने बेशक कल कहा कि हमारा बेहतरीन फैसला था, लेकिन पंजाब में भी वल्नरेबल हो गए आप। इसके अलावा केयर टेकर सेटअप के अंदर भी आपकी कोई राय शामिल नहीं है, कौमी असम्बली में आपको वापस जाने दिया नहीं गया। तो पीटीआई ने तो वो कहते हैं ना, शूट हिमसेल्फ इन द फुट, कि अपने आप को पाँव में गोली खुद मार लिया आपने। हरगिज नहीं, सारा कुछ इक्तदार नहीं होता, ये सारी कैलकुलेशन थी। हमें अपनी मुश्किलात का पता था कि ये क्या कुछ करेंगे, किस लेवल पे जाएंगे, बिकॉज हमने इनका 25 मई वाली फस्तायत और हमने वो देखी थी। लेकिन मैं सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी अभी पीएमएलएन के जो मुखर ने बात की, जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी के जो के ऊपर उन्होंने खान साहब के ऊपर जिस तरह से अटैक किया, तो मैं इनको अर्ज करती चलूं कि उनको गोलियां लगी हुई हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है। और अब वो केपी के अवाम के साथ नहीं, पाकिस्तान की अवाम और केपी के सबके लिए उन्होंने ये गोलियां खाई हैं। वो बाऊजी की तरह लंदन प्लेटलेट्स काउंट का बहाना करके नहीं, घर बाऊजी अपनी वालदा और वालिद की तदफीन के लिए तशरीफ नहीं लाए थे, उनकी फातिहा उन्होंने वहीं से ही उनका पार्सल भेजा था। यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर हैं और केपी और पेशावर क्या, सिंध क्या, बलोचिस्तान क्या, हम अवाम के दुख दर्द के लिए वो यहाँ पे अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के बैठे हैं, यहीं रहेंगे। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, अवाम को इन तमाम चीजों से, तमाशों से, उनकी जिंदगियों को महफूज करने के लिए, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आजादी के लिए ये जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। मुशर्रफ साहब, आखिरी सवाल आपसे, 90 रोज में इलेक्शन अगर नहीं होता फिर पीटीआई क्या करेगी? जी देखें, पीटीआई के पास पॉलिटिकल एजिटेशन वो हमारा बुनियादी हक है, मेरे मुल्क का आईन हमें जमहूरी हक है, उसको तो हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके साथ हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं और इस मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों और इदारों की तरफ कि इस मुल्क को आईन और कानून के दायरे के अंदर रह के चलाया जाए तो बेहतर है। वरना 71 के अंदर भी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को मजरू किया गया, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हम ये एक ही डिमांड है, फिर फ्री इलेक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, कानूनी ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद साहिबा, सना मिर्जा साहिबा और सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम हम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।